Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll continue with our second chapter, Kings, Farmers and Towns. Previous वीडियो में हमने अब तक पढ़ा था प्रिंसेप एंड पियदसी. सेकेंड पॉइंट द अर्ली स्टेट्स, जिसमें हमने 16 जनपद के बारे में पढ़ा था और उनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो जनपद था मगध, उसके बारे में पढ़ा था. इसके बाद में हमने पढ़ा एन अर्ली एम्पायर, जिसमें हमने कुषाण, सातवाहन, एम्पायर इनके बारे में पढ़ा था. नेक्स्ट पॉइंट द न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, जिसमें हमने पढ़ा था कि चीफ्स और किंग्स के बारे में, जिन्होंने अपने चीफडम्स एंड किंगडम्स एमर्ज किए थे, एस्टेब्लिश किए थे. इसके बाद में इसमें हमने पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट्स है या जो प्रजा है वो अपने उनके और राजा के बीच में किस तरह से रिलेशंस होते थे, इसके बारे में हमें क्लियरली नहीं मिलता क्योंकि इस तरह के कोई भी इंस्क्रिप्शंस नहीं है. लेकिन जो जातकास है, जातक कथाएं हैं या पंचतंत्र की कहानियां हैं, उनसे इस तरह के कंक्लूजन निकाले जाते हैं कि किस तरह के रिलेशन किंग और उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में रहे होंगे. साथ ही ये भी पता चलता है कि जो टैक्स लगाए जाते थे पब्लिक पे, उसको पे करने के लिए और उनकी जो एग्रीकल्चर है, उससे प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का, उसे बढ़ाने के लिए वो नए नए टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे. इसी में से लास्ट में हमने पढ़ा था कि इसके लिए इरिगेशन भी एक टेक्निक थी, जिसकी वजह से जहाँ पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं था, उसके लिए वो पानी को स्टोर करके रखते थे. तो इन्हीं में से एक लेक का भी जिक्र मिलता है, जो कि सुदर्शन लेक के नाम से जानी जाती है, जो गुजरात के गिरनार में है. इसे बनाया था रुद्रदामन ने. और जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो इंडिविजुअल भी ऐसे वर्क होने लगे थे प्रोडक्शन के, जिससे कंस्ट्रक्शन के, जिसमें जो कंस्ट्रक्ट करवाते थे वो अपने नाम भी लिखवाते थे. तो इसी तरह का जो इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसमें रुद्रदामन का जिक्र मिला है इस सुदर्शन लेक को क्रिएट कराने और रिक्रिएट के बारे में, और इसके बारे में पता चलता है. उसके बाद में हमने फिफ्थ पॉइंट में पढ़ा था चेंजिंग कंट्री साइड, जिसमें गाँव की क्या चेंजेस हुए थे, कैसे जो किसान थे उनके साथ रिलेशन कैसे थे किंग्स के, उसके बारे में पता चलता है. और साथ ही इसमें हमने पढ़ा था कि लैंड्स जो थी उसे ग्रांट पर दिया जाता था. तो वैसे तो जो संस्कृत टैक्सेस है उसमें पता चलता है लेडीज वीमेन होती थी, उनकी फ्रीडम नहीं होती थी कि वो लैंड पर अपना उनका कोई अधिकार हो या फ्रीली वो सर की उस पर अधिकार नहीं रखती थी. लेकिन जो प्रभावती गुप्ता, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, जो कि वाकाटक राजवंश में जिनका विवाह हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड की वो डॉटर थी, उनके बारे में लिखा गया है कि उन्होंने लैंड को ग्रांट पे दिया था और वो गांव जो विलेज था वो उसका नाम था दंगन. इसमें एक जगह जिक्र आता है अग्रहारा का. तो अग्रहारा क्या होता है? अग्रहारा उस भूमि या उस लैंड को कहते थे जो ब्राह्मणों को ग्रांट में दिया जाता था, और साथ ही वहाँ से जो भी टैक्सेस होते थे वो उन्हें कलेक्ट करने के ऑथराइज होते थे. उनको अधिकार दिया जाता था कि वहाँ से होने वाली जो भी आय है या जो टैक्सेस है वो उनको, जो जिसे भी दान दिया जाता था ब्राह्मण को, वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते थे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाउन एंड ट्रेड. सबसे पहले देखते हैं टाउन्स में नई सिटीज़. तो मोस्टली हमने देखा है कि जो महाजनपद थे उनकी कैपिटल हुआ करती थी. तो ये जो नई सिटीज़ है मोस्टली उन्हीं जनपद की कैपिटल थी. ये फोर्टिफाइड होती थी. जो मेन उस टाइम में कैपिटल थी उनमें उन्हें याद रखने का एक शॉर्ट फॉर्म है पंप, यानी कि P फॉर पाटलिपुत्र, U फॉर उज्जैनी, M फॉर मथुरा और P फॉर पुहार. तो इस तरह से हम इन्हें याद रख सकते हैं. पाटलिपुत्र जो था मोस्टली हमने ये पढ़ा था कि वो बहुत, ये जो भी कैपिटल होते थे वो ऐसे रूट पर होते थे जो कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो ट्रेड के बेसिस पे हो, चाहे किसी दूसरे स्टेट पे अगर कॉन्कर करना हो उसे, या जीतना हो, युद्ध करना हो, तो उस युद्ध की वजह से भी और दूसरे जगहों के साथ में जो ट्रेड होता था उसके बेसिस पे भी ये इम्पोर्टेंट होते थे. तो इन अलग अलग जगहों पर ये
एस्टेब्लिश हुए थे, जिनमें पाटलिपुत्र जो है वो सबसे रिवराइन रूट पर बना हुआ था। वहाँ से ट्रेड करना और उसके लिए रिवर का यूज़ करना बहुत ही ईजी था। उज्जैनी लैंड रूट पे जो मेन इम्पॉर्टेंट रूट था उस पर भी बना हुआ था। पुहार जो कि कोस्टल रूट पर था, वहाँ से जो सी रूट था वहाँ से जो ट्रेड होता था उसके उसकी मेन पॉइंट पर ये एस्टेब्लिश हुआ था। साथ ही मथुरा जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी थी। उसमें अगर देखा जाए उसके इम्पोर्टेंस को, तो वो कमर्शियली, कल्चरली और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। सेकंड पॉइंट है इसका अर्बन पॉपुलेशन, जिसमें एलिट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन होते थे। हमने पढ़ा था कि जो कैपिटल है महाजनपद की वो फोर्टिफाइड होते थे, बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे। तो एक तरह से फोर्टिफाइड बनी हुई सिटीज़ थी और वहाँ पर एक्सकेवेशंस बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे अभी भी लोग वहाँ पर अभी भी रहते हैं। उसकी वजह से जिस तरह हड़प्पा में एक्सकेवेशन हुआ था, तो वहाँ क्योंकि अबंडेंसनेस है, कोई भी वहाँ रहता नहीं है, इसीलिए इजीली वहाँ पे एक्सकेवेशन हो सका। लेकिन जो महाजनपद टाइम की जो सिटीज़ थी वो आज भी इम्पॉर्टेंट है और लोग वहाँ रहते हैं, तो पूरी तरह से वहाँ पर एक्सकेवेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिनमें फाइन पॉटरी है। फाइन पॉटरी में मोस्टली मिले हैं बाउल्स एंड डिशेस मिली है जो बने हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है जो बहुत ही सुंदर बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्हें मोस्टली जो रिच पर्सन है, रिच पीपल है, वही इनका यूज़ करते होंगे। साथ ही वहाँ पर ऑर्नामेंट्स मिले हैं, टूल्स, वेपन्स, वेसल्स और फिगरेंस मिले हैं जो कि बने हुए हैं मोस्टली गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल और टेराकोटा से बने हुए मिले हैं सामान सारे। नेक्स्ट इज वोटिव। वोटिव क्या थे? अब तक हमने देखा था कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन मोस्टली वो किंग्स या जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते थे, जो रूलर्स होते थे, उनके द्वारा पब्लिश करवाए जाते थे। लेकिन वोटिव्स वे इंस्क्रिप्शन है जो कि जो नॉर्मल पर्सन थे या कॉमन मैन थे वो जब कुछ डोनेट करते थे तो लिखवाते थे, जिसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत लिमिटेड उनका ट्रेड था या बहुत छोटे बिजनेसमैन थे, जैसे कि वॉशिंगफॉल, वीवर्स, स्क्राइबर्स, कारपेंटर्स और पॉटर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ्स, ऑफिशल्स, रीजनल्स, टीचर्स और जो मर्चेंट्स हैं या किंग्स के बारे में भी ये इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो बहुत छोटे लेवल पर होते थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं गिल्ड्स या श्रेणीज़ के बारे में। ये गिल्ड्स या श्रेणी ऐसे ग्रुप होते थे जो क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स या मर्चेंट्स के ग्रुप होते थे, जो कि उनके सेम ट्रेड से मिलकर बने होते थे। ये अपने ट्रेड के लिए अपने जो भी वो बनाते थे क्राफ्ट वगैरह, उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता था उसको मंगाने के लिए या उसको बेचने के लिए इस तरह से ग्रुप बनाते थे। अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये मेटल टूल्स का या आयरन टूल्स का भी यूज़ करते थे, क्योंकि जो डिमांड होती थी, जैसे जो एलिट कैटेगरी है उनकी जो क्राफ्ट्स के लिए या दूसरे सामान के लिए जो उनकी डिमांड थी उसको कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो लोग आयरन टूल्स का भी यूज़ करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। बिजनेस का या ट्रेड के लिए किस तरह रूट्स, अलग अलग जो ट्रांसपोर्टेशन है उनका यूज़ होता था या किस तरह से किया जाता था ट्रेड। तो इसमें लैंड के और रिवराइन रूट जो थे उनका एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बन गया था। इसमें ओवरलैंड में मोस्टली सेंट्रल एशिया और उसके आगे के जो एम्पायर थे वहाँ से बिजनेस होता था, ट्रेड होता था। उसके साथ ही जो सी रूट के थ्रू वहाँ पर अरेबियन सी से ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका और वेस्ट एशिया से ट्रेड होता था। साथ ही जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ से साउथ
और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से ट्रेड किया जाता था। मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलर्स जो थे वो 3 तरह के होते थे। पैडलर्स जो कि पैदल ही अपना सामान बेचते थे, जैसे कि अभी भी लोग बेचते हैं जैसे। और मर्चेंट्स होते थे जो मोस्टली या तो बुलक कार्ट्स वगैरह यूज़ करते थे या पैक एनिमल्स को यूज़ करते थे अपने ट्रेड के लिए। इसके अलावा सीफेयर्स से जो सी के थ्रू अपना ट्रेड करते थे, जिनमें ये माना जाता था कि ये रिस्की बहुत है लेकिन फिर भी हाई प्रॉफिटेबल माना जाता था इसे। सक्सेसफुल जो मर्चेंट्स होते थे उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे वसत्तुवन कहा जाता था तमिल में, और शेट्टी या सतवाह कहा जाता था प्राकृत में। तो इस प्रकार जो सक्सेसफुल होते थे बिजनेसमैन या जो मर्चेंट्स हैं उन्हें इन अलग अलग नामों से इस तरह से जाना जाता था। अब ट्रेड तो होता था लेकिन उसके लिए कौन कौन से जो गुड्स हैं उनका यूज़ होता था। इसमें साल्ट, ग्रेन, क्लोथ्स, मेटल ऑर्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स होते थे। साथ ही स्पाइसेस होते थे जिसमें मोस्टली पेपर जो है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और मोस्टली इनका जो ट्रेड होता था वो रोमन एम्पायर के साथ होता था, जहाँ पर टेक्सटाइल और मेडिसिनल प्लांट और जो स्पाइस है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। उसके लिए रिवराइन रूट सी रूट के थ्रू ट्रेड होता था, जिसमें जो अरेबियन सी है उससे रोमन एम्पायर तक ट्रेड किया जाता था। अच्छा, आपकी बुक में पर्पल बॉक्सेस में कुछ और स्टडी मटेरियल है जो कि अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बताए गए हैं। इनमें एक ग्रीक सेलर के द्वारा लिखा हुआ कंपोज किया हुआ एक टेक्स्ट है, उसके बारे में बताया है, जिसमें मलाबार तट जो कि केरल में है उसके बारे में बताया है। लेकिन वहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं जिसमें पेरिप्लस और एरिथ्रियन है। इनका क्या मीनिंग है? तो पेरिप्लस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है समुद्री यात्रा, और एरिथ्रियन ये भी ग्रीक वर्ड है जिसका यूज़ किया जाता था रेड सी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉइन एंड किंग्स। तो हमने देखा कि जो ट्रेड होता था बहुत लंबे रूट पर होता था, बहुत बड़े बड़े दूसरे जो एम्पायर थे ऑल ओवर वर्ल्ड वहाँ पर भी ट्रेड होता था। तो इसमें कॉइन्स का भी यूज़ होता था, जिसमें सबसे पहले तो कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसे न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, और स्टडी करने वालों को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ये मोस्टली देखते हैं जो कॉइन्स हैं उन पर क्या इमेजेस बनी हुई है, क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, उनको रीड करते हैं। साथ ही किस मेटल से बने हुए हैं इसके बारे में, और क्या किस बारे में उन पर लिखा गया है कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, और मोस्टली ये कहाँ से मिले हैं। तो इन सब के बारे में देखकर ही इसके बारे में डिटेल या कंक्लूज़न निकाला जाता है कि किस किंग के समय के और किस बारे में ये रहे होंगे कॉइन्स, इसके बारे में स्टडी की जाती है। कॉइन्स का सबसे पहले यूज़ जो हुआ था वो इंडो ग्रीक जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। इन्हें मोस्टली एक्सचेंज के लिए यूज़ करते थे, और इन्हें स्टार्ट करने का कह सकते हैं किंग के द्वारा किया जाता था। ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट में इस तरह के बहुत से कॉइन्स मिले हैं जो मेटल और कॉपर, मेटल जो था उनमें सिल्वर और कॉपर के थे, और ये पंच मार्क थे, यानी कि इनको बनाने के बाद उन पर मार्क करने के लिए उन्हें पंच करके यूज़ किया जाता था। और जो न्यूमिस्मेटिक्स है उन्होंने इनकी स्टडी करके ये बताया है कि कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता होगा, और कितने अलग अलग जो रीजन थे या जो एम्पायर थे उनके साथ एक्सचेंज होता होगा, तो बिज़नेस कहाँ तक या ट्रेड जो है वो कहाँ तक संभव था, इसके बारे में भी इन्होंने पता लगाया है। इन्हें इशू कौन करता था? तो स्पेसिफिक रूलर डायनेस्टीज़ इन्हें इशू करती थी, वहाँ के जो किंग होते थे वो लोग इन्हें इशू करते थे। जिन सबसे ज़्यादा जो मिले हैं कॉइन्स वो मौर्यन एम्पायर के हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि कुछ मर्चेंट्स या बैंकर्स या जो टाउन्स पीपल थे उन्होंने भी इन्हें इशू किया होगा 6th सेंचुरी BC से पहले के, इस टाइम पीरियड के पहले के भी
कॉइन्स मिले हैं जिनके बारे में ये कंक्लूजन निकाला जाता है। सबसे पहले जो कॉइन्स यूज़ में आने लगे थे, जिन्होंने स्टार्ट किए थे, वो इंडो ग्रीक थे, जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न पर कंट्रोल किया था 2nd सेंचुरी के समय, और तब उन्होंने अपने कॉइन निकाले थे। फर्स्ट कॉइन जो स्टार्ट किया था वो कुषाण जो डायनेस्टी थी वहाँ पर स्टार्ट हुए थे 1st सेंचुरी में, यानी कि फिक्स टाइम पीरियड हमारे पास नहीं है, इसीलिए सिर्फ 1st सेंचुरी कहा जाता है। आफ्टर जीसस क्राइस्ट के बाद में इनका ये स्टार्ट हुए थे, और इनका जो ट्रेड होता था या एक्सचेंज होता था वो रोमन एम्पायर के साथ में होता था, और इंडिया में भी, साउथ इंडिया में मोस्टली रोमन जो कॉइन है वो उन्हीं होर्ड्स में मिले हैं बहुत सारे कलेक्ट किए हुए, क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पा कल्चर है वहाँ पर लोग अपने जो गोल्ड कॉइन है या जो प्रेशियस थिंग्स होती थी उन्हें होर्ड्स में इकट्ठा करके रखते थे, उसे छुपा कर रखते थे। तो इसी तरह के होर्ड्स हमें साउथ इंडिया में मिले हैं, और इससे ही पता चलता है कि जो साउथ इंडिया है उसका डायरेक्ट कंट्रोल रोमन एम्पायर से नहीं था, लेकिन ट्रेडिशन के थ्रू या ट्रेड के थ्रू वहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट था साउथ इंडिया से, इसीलिए एक्सचेंज होता होगा वहाँ पर। तो इससे ट्रेड की वैल्यू का पता चलता है। पर्शियन जो रूलर थे उनके साथ भी, जो रोमन ईरान में है उनके साथ भी इंडिया का ट्रेड होता था, उसके भी कॉइन्स मिले हैं। सिर्फ 1st सेंचुरी में जो पंजाब और हरियाणा का रीजन है वहाँ से अयोध्या जो ट्राइबल रिपब्लिक है उनके भी कॉइन्स मिले हैं, जो कि थाउजेंड्स में मिले हैं वहाँ पर, और कॉपर के ये कॉइन्स बने हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो दूसरे ट्राइब्स हैं या जो दूसरे लोग हैं वो भी इसकी वैल्यू समझते थे कॉइन्स की, और ट्रेड के लिए इसका कितनी वैल्यू है, इसीलिए उन्होंने भी अपने कॉइन्स चलाए थे। नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट स्पेक्टिकुलर जो गोल्ड कॉइन थे वो गुप्त जो डायनेस्टी है या जो गुप्त रूलर्स हैं उन्होंने जो चलाए थे माना जा सकता है, क्योंकि इनकी जो प्योरिटी होती थी गोल्ड की वो बहुत ही रिमार्केबल थी, और साथ ही बहुत लंबे रूट की जो लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने चलाया था। इसमें 6th सेंचुरी के बाद जब गोल्ड कॉइन है उनको वो मिलना बंद हो गए, तो इसके बारे में 2 तरह के मत हैं जो आर्कियोलॉजी। कुछ का ये मानना है कि हो सकता है जो रोमन एम्पायर के साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ही बंद हो गया, इसीलिए जो ट्रेड है वो कम होता गया, और साथ ही जो गोल्ड कॉइन्स है उनका भी यूज़ बंद होता गया। लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं कि इनका सर्कुलेशन जो था कॉइन्स का वो इकट्ठा करने के बजाय लोग उसको सर्कुलेट करते रहते थे, इसकी वजह से भी कॉइन्स का मिलना कम हो गया था। वो होर्ड्स में उन्हें इकट्ठा करके नहीं रखते थे बल्कि एक्सचेंज में यूज़ करते रहते थे। तो 2 रीज़न या 2 फैक्ट हमारे सामने आते हैं कि गोल्ड कॉइन जो है वो 6th सेंचुरी तक आते आते बहुत कम हो गए थे यूज़ में आना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बैक टू बेसिस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।